उनके जो अत्यंत में हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं, उनकी दुआएं भी, आप लोगों की दुआएं भी, और जो आप अल्लाह की बारगाह में कालाकोट के लिए मांगेंगे और वो भी दुआएं हमें लगेंगी, तो हमारा जो है रास्ता हमारा जो है वो थोड़ा आसान होगा, आगे बढ़ेंगे। तो आपने आज से ही ये काम शुरू कर देना है। ये सूरी साहब ने जैसे कहा, ये फाइनल डिसीजन हमारा नहीं है। फिर एक दिन बाद मिटिंग करेंगे, इनसे जो मौजूदा आप बैठे हुए हैं आपसे सलाह कर लेंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे, काफ़ी लोगों को बीच में बुलाएंगे, हर पंचायत का जितनी यहाँ पे 21 22 23 पंचायतें हैं रहेगा तो वो एक गलत हो जाएगा। जितने भी साथी मेरे वालिद के बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्ते और आदाब। आज मेरा दिल बोलने को नहीं था, क्योंकि आज पहली मीटिंग हम कर रहे हैं जो मैं अपने वालिद के बिना कर रहा हूं, पर पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है मुझे कि पार्टी को आगे चलाना है और ठाकुर यशपाल सिंह साहब का नाम इस कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में कायम रखना है। तो मैं आप सबसे, जो मेरे वालिद के साथी रहे हैं और जो कुछ नौजवान मेरे साथी हैं, उनसे मेरी एक ही अपील होगी कि जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है, सच्चाई से करना है। और ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया है सच्चाई का, इंसाफ का, वो रास्ता हमने पकड़ना है। कुछ बातें मैं आपसे जरूर करूंगा जो मैंने फैसले किए। जिस दिन मेरे वालिद का देहांत हुआ उस दिन मैंने कुछ फैसले किए जिंदगी के। एक तो मैंने फैसला किया कि जितनी देर मैं सियासत में रहूंगा उतनी देर, जितनी देर सियासत करूंगा वो ईमानदारी से करूंगा। और एक अहम फैसला मैंने किया कि जितनी मेरी जिंदगी है मैं सादी रोटी खाऊंगा, मीट मुर्गे को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योंकि 2010 में जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो मेरे वालिद साहब ने छोड़ दिया था। आज मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं बिल्कुल सादी रोटी खाऊंगा। आराम से, हौसला तो रात को हमेशा मेरे वालिद साहब मेरे सपने में आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं आपके पास बैठा हूं। और अब हमें थोड़ा सब्र से रहना है, उनका रास्ता पकड़ना है। और मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं, जितनी देर मेरी जिंदगी है उतनी देर मैं ईमानदारी से और सच्चाई का साथ दूंगा। मेरे वालिद ने मुझे एक चीज बोली थी, मरने से 2 महीने पहले हमारे ऐसे कोई बात चल रही थी। मैंने कहा आप 12 साल MLA रहे, आपने पैसे नहीं कमाए। उन्होंने बोला मैंने पैसे नहीं कमाए, पर जब मैं मरूंगा तो आपको पता चलेगा मैंने लोग कमाए। वो चीज मुझे उनकी याद आती है कि उन्होंने बोला था कि लोग कमाए, और मैंने देखे है कि उनका कोई भी साथी इधर से उधर नहीं गया। और मैं एक चीज यहाँ से, इस मंच से बोल देना चाहता हूँ, जो लोग कोई रूठे भी है उनको भी वापस घर आ जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि घर आ जाए। और इस इलेक्शन में सब होके, सब साथी जो नाराज भी है, जो भी है, मेरी मदर को सब आगे करने का फैसला किया है। सब मिलके उनकी सपोर्ट करें कि मेरे वालिद को भी लगे अच्छा कि आज उनकी कमी में सब लोग साथ हैं उनके। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, और मैं भूषण उपल अंकल का बहुत ही तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जैसे छोटे बच्चे पे पार्टी ने यकीन किया। और मुझे ये चीज़ का पता था कि एक ना एक दिन मुझे कुछ ना कुछ कालाकोट की जनता के लिए ज़रूर करना है, क्योंकि मैं जितनी देर अपने वालिद के साथ रहा उन्होंने हमेशा कालाकोट के लोगों की बात की और अपनी आवाम की बात की। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि हमें हमारे ख़ानदान को एक चीज़ मिली है, विरासत में मिली है कि हमेशा कालाकोट के लोगों की सेवा करना। और एक चीज़ वो हमेशा बोलते थे
कि हिंदू मुस्लिम को इकट्ठे रखना, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद रखना। आपने सुना होगा लास्ट मीटिंग हमने जब की थी तो मेरे वालिद साहब ने यही चीज बोली थी कि जब तक हम इकट्ठे हैं तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बंदा आ जाए हमें पीछे नहीं कर सकता। मैं उस चीज में कायम हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी मेरी आपको जरूरत पड़े मैं दिन रात आप लोगों के लिए खड़ा हूं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद ही ये रह गया है कि ठाकुर यशपाल सिंह का नाम इस कालाकोट में नहीं, इस पूरी रियासत में पूरे कायम रखना। और मैं आपको एक चीज की यकीन दिलाता हूं, मैं ये चीज करके दिखाऊंगा और आप लोगों को एक दिन मेरे पे भी फक्र होगा कि मैं वही ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा हूं जिसके साथ आप लोग चलते थे। और मैं बिना किसी चीज की लालच से, मैंने उसी दिन मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन मेरे वालिद साहब की देहांत हुआ था, मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं साधारण जिंदगी जीऊंगा, साधारण खाना खाऊंगा उनकी तरह, और कोई पैसे की लालच के बिना लोगों का काम करूंगा कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए। और मेरे वालिद के अभी कुछ अधूरे काम रह गए हैं जो उनका सपना था करना, उस काम के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। और मेरे जितने साथी यहाँ पे हैं मेरे और मेरे वालिद के जो साथी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के एक माफ़ी मांगूंगा। 1 साल तक मेरे घर पे शौक है, मैं किसी शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा किसी की, क्योंकि आप मेरी मजबूरी समझे, क्योंकि मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ, मैं ठाकुर यशपाल सिंह के कर्म कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इतने बड़े लीडर का कर्म करने का मौका मुझे मिला है, तो मैं वो कर्म अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। तो मैं शादी में किसी की नहीं पहुंच पाऊंगा तो लोग माफी में से रहे कि कल को बुरा ना माने कि किसी की मैं शादी नहीं। पर एक चीज का मैं वादा करता हूँ कि किसी के घर पे कोई गम आएगा, कोई मजबूरी होगी, तो ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा सबसे पहले खड़ा होगा आप लोगों के बीच में। मजबूरी में मैं हर जगह पहुंचूंगा, किसी की मौत हो किसी पंचायत में मैं हर जगह पहुंचूंगा आप लोगों के बीच में। पर मैं एक चीज हाथ जोड़ के माफी इसलिए मैं बोलना चाहता था कि कुछ लोग सोचेंगे कुछ शादियों में मैं नहीं जा पा रहा और मैं आगे भी नहीं जा पाऊंगा, पर मैं गमी में और दुख में कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बीच में रहूंगा, क्योंकि आप लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं तो कर्म करते हुए मुझे साफ मना है बाहर कुछ खाना और पीना। मैं 2 वक्त रोटी खा रहा हूं तो मैं बाहर जा खुशी में किसी के जा नहीं सकता अभी 1 साल। बाकी मेरे साथी जरूर जाएंगे, जहां मैं नहीं पहुंचूंगा मेरे साथी जरूर जाएंगे। कालाकोट से मेरे साथी किसी की शादी होगी वहां जाएंगे, मेरी तरफ से वो जाएंगे। पर मैं दुख में हर इंसान के बीच में पहुंचूंगा। और मैं यही चीज मैं फारूक साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, देवेंद्र सिंह राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कालाकोट के लीडर और पूरी रियासत के लीडर मियां अल्ताफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे नौजवान बच्चे पे उन्होंने इतना यकीन दिखाया। और मैं अपने सदर और मेरे वालिद के बहुत क्लोज साथी भूषण उपल जी और विजय सूरी जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी मेरे पे यकीन दिलाया और मुझे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की भागदौड़ करने का मौका दिया। पर मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि इस बार मेरे वालिद इलेक्शन लड़ते इस कालाकोट से, एक बार हम उनको जिताते और उसके बाद भागदौड़ में संभालता तो वो ज़्यादा अच्छा था। पर ऊपर वाले को मंजूर कुछ और था और वो चीज़ थी। पर मैं एक चीज़ से आपको करता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा कि हर पंचायत में आऊंगा, हर लोगों के बीच में आऊंगा, जो लोग मुझसे पहचान नहीं भी करते मैं उससे भी रूबरू होऊंगा, क्योंकि मेरे वालिद से तो हर इंसान पहचान करता था। पर मैं आपसे एक चीज़ वादा करता हूं, मैं हर गरीबों का मसैया बनूंगा, जैसे ठाकुर यशपाल सिंह साहब बनते थे, हर गरीब आवाम तक बनूंगा। अगर कालाकोट की नुमाइंदी मैं करूंगा तो गरीब इंसान के लिए करूंगा, गरीब लोगों के लिए करूंगा। मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है और मेरी ज़िंदगी का आखिरी ख्वाहिश ये है कि जिस दिन मैं भी यहाँ से जाऊं, क्योंकि बनना तो हर इंसान ने है, ये चीज़ जायज़ है, ज़िंदगी का सच है कि आप लोगों ने इस दुनिया को छोड़ना है। और मेरी ज़िंदगी का एक सपना है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे वालिद मुझे लेने आए, तो उसके लिए मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा इस लोगों के लिए, क्योंकि वो मुझे पता है आज स्वर्ग में हैं। और मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे वालिद मुझे लेने आए, तब मुझे लगेगा कि मैंने भी कालाकोट के लोगों के साथ इंसाफ किया है। और मैं इसी चीज़ में आप लोगों के साथ हूं। और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को एक चीज़ बोल देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, आपने हमें लीड करना है, हम आपके पीछे हैं। मैं आपका छोटा हूं, जहां मैं गलती करूंगा आपने मुझे सिखाना है। आज पापा नहीं रहे मुझे सिखाने के लिए, पर आप लोगों ने सिखाना है। और जितने सीनियर लोग हैं उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ठाकुर यशपाल सिंह साहब आपको चलाते थे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको मुझे चलाना है। और
और मेरी तरफ से आपको किसी तरह की दुख और किसी तरफ से गलती की उम्मीद नहीं होगी। अगर मैं गलती कर भी गया कहीं तो बच्चा समझ के माफ़ करना, और मैं जो आप फैसला करेंगे पार्टी में जो भी करेंगे मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसी बात से मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। कालाकोट नही कॉन्फ्रेंस से एमएलए सब बरादरी, सब लोग, हम जो भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख भाई, हम उसी चीज़ पर हैं। आज ये ब्लॉक बना तो लेडीज हुआ, तो मेरे साथ बात की किसी ने मैडम जी के बारे में, तो मैंने कहा इससे बात की और कोई बात नहीं। भूषण जी ने ये फैसला किया। बाकी रही बात, ज़्यादा जो लोगों ने, मेरे भाइयों ने सब भी बता दिया है कि एमएलए से कैसे थे, ठाकुर साहब कैसे थे। जब एमएलए साहब जेल में थे तब भी हमने ठाकुर साहब के साथ ही रहे। सबसे पहले 83 में बोर्ड मैंने डाला है अपने भाई यशपाल के बाद, क्योंकि ये असेंबली कौंसिल बना देनी है इन्होंने एक, ये एमएलए के इलेक्शन यहाँ होने नहीं है। 2-3 साल ये भूल जाओ कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन करवाने वाली ये गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे चलना पड़ेगा जैसे हम चल रहे हैं। क्या मास्क डाल के घूम रहे हो ना, ये समझ लो कि इलेक्शन भी ऐसे चलेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही किसी इलाके में भी। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे भी असेंबली, इसमें हमारे 2 साल हो गए हैं इस म्यूनसिपल कारपोरेट, एक जो हमारा इलेक्शन हुआ कौंसिल का, हमें 1 रुपया गवर्नमेंट की तरफ के फंड नहीं आए। हमें पता है कि हम कोशिश करके या कुछ भी करते हैं अपनी पर्सनल रिलेशन से, में थोड़े बहुत जो पैसे लाए हैं कहीं से, वो अपने पर्सनल रिलेशन से, गवर्नमेंट का कोई फंड्स नहीं हमें। ये ऐसे चलना पड़ेगा हमें। चलो जो कर रही है गवर्नमेंट, मोदी साहब का नाम चल रहा है, उसी पे चलना है सबने। मननिया गल्लां हियां वो असें पूरियां करनी चाहिए। ते अगर अज तमीम ने फैसला किया है यशु बर्तन वास्ते, ये जा जी अज तमीम बेहिए तुस सारे भैन भरा नौजवान बजुर्ग फैसला करा दियो। एक मेरी गल नहीं है, मैडम की गल नहीं है, भूषण उप्पल की गल नहीं है, सरपंच साहब की गल नहीं है। और रिजर्व हो चुकी है और किसको कौन हमारा भला कर सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार करना है। मैं ये ज़्यादा नहीं ये बात करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि हम एक ईमानदारी से, और ठाकुर साहब के जो होम मिनिस्ट्री दिल्ली से आता है, रात को हम सोते हैं तो सुबह एक नया फैसला हम पे नाफिज हो जाता है। तो इन्होंने एक फैसला लागू कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होंगी, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर की, जिसे हम पहले ज़माने में, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर हो गया, पहले बोर्ड मेंबर कहा करते। तो वो 14 लोग जो हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और वो जाकर के डिस्ट्रिक्ट में, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुआ करेगी, हमारा प्लान बना करेगा, तो उसमें वो जाकर के हमारी जो है डिमांडें, हमारी जो प्लान जो है वो बनाया करें हमारी डेवलपमेंट। तो उसमें जो 14 बनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें कालाकोट भी एक बनी, मोगला और ख्वास की कुछ पंचायतों को मिलाकर के 3 पंचायतें कालाकोट की मिलाकर के वो मोगला की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, ढांगरी और डूंगी ब्लॉक की कुछ मिलाकर के वो एक ढांगरी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, और इसमें कालाकोट में 2 पंचायतें हमारी संगपुर और नारियां की भी लगा दी गई, जोड़ दी गई, जो कि डूंगी ब्लॉक की थी। इसी तरह से डूंगी ब्लॉक में भी कुछ हमारी पंचायतें हैं, उसमें कुछ और दूसरे ब्लॉक की डाल करके, तो इस तरह से मतलब 14 इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। ब्लॉक हमारे 19 थे, कई ब्लॉकों को तोड़ा गया और 2-2 ब्लॉक को मिला करके या 1.5 ब्लॉक को मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना। और परसों 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन 27 को निकली कि कालाकोट को रिजर्व कर दिया गया लेडीज़ के लिए, यहाँ से वुमेन इलेक्शन लड़े। जिस तरह से आपने देखा कि बीडीसी का इलेक्शन जो हुआ उसमें रिजर्वेशन थी एसटी की, तो एसटी यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा, जनरल नहीं लड़ेगा। तो उसमें बाबू खान जी हमारे जीते, साधु साहब ने इलेक्शन लड़ा, बाबू खान जी ने लड़ा, बाबू खान जी जीते, वो चेयरमैन बने। इसी तरह से अब जो है
सिर्फ लेडीज़ ही इलेक्शन यहाँ से लड़ सकती है, जेंट्स को इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मोगला में हो गया लेडीज़, लेकिन एसटी लेडीज़, वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब है, कोई गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बहन जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ सकती है और कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो ये एक सिस्टम था। तो हमने सोचा कि क्यों ना बैठ करके